Hello and welcome to Upright Classes. I am Ajoshwata and we are studying Indian economy from 1950 to 1990. Now ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम दो वीडियो लेक्चर पे बात कर चुके हैं जिसपे हमने बात की थी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी एंड उसे सॉल्व करने के लिए क्या इकोनॉमिक सिस्टम्स अवेलेबल थे। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की गई थी एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो दो वीडियोस मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं एंड देन आप ये थर्ड पार्ट देख सकते हैं। नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमने की थी, क्योंकि इंडिया बहुत बैकवर्ड थी, बहुत ही स्टैग्नेंट थी, उसको बैकवर्डनेस से बाहर निकालने के लिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग की गई थी। सो इस इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स थे, क्या अचीवमेंट्स थी एंड क्या फेलियर्स थे। बट बिफोर दैट हम वापस से एक बार समझेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि उसके फीचर्स, अचीवमेंट्स और फेलियर्स क्या क्या थे। नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि सेंट्रल अथॉरिटी, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी सेट करती है कुछ टारगेट्स जो अचीव करने होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि हमारी जो ये इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, सो हमें प्लानिंग करनी थी, प्लान्स बनाने थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाने थे, कुछ गोल्स बनाने थे, टारगेट्स बनाने थे ताकि हम बैकवर्डनेस से बाहर आ सकें। सो इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारी सेंट्रल अथॉरिटी सेट करती है सर्टेन टारगेट्स। नाउ ये टारगेट सेट करने के बाद वो कुछ पॉलिसीज़ या कुछ प्रोग्राम्स बनाती है ताकि वो सेट किए हुए टारगेट्स को अचीव कर सके। सेट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ टू अचीव दोज टारगेट्स। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाती है ताकि हम जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हैं उसको अचीव भी कर सकें एंड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको हम अचीव कर सकें। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम गिवन होता है, उसके अंदर हमें हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स अचीव करने होते हैं। सो इसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट्स बनाती है एंड सेंट्रल अथॉरिटी टारगेट्स के साथ और क्या बनाती है? प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, ताकि वो टारगेट अचीव कर सके। एंड ये टारगेट्स हमें कब अचीव करने होते हैं? विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नाउ आई होप कि सबको क्लियर हो चुका है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। नाउ अब हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके फीचर्स क्या क्या थे, उसकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी एंड उसकी फेलियर्स क्या क्या थी। सो मूविंग ऑन, पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम फीचर्स की बात कर रहे हैं वो 1950 से लेके 1990 तक के फीचर्स हैं, क्योंकि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। सो उसके कुछ न्यू फीचर्स थे। हम जो बात कर रहे हैं वो जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की थी उसके क्या फीचर्स थे टिल 1991। सो हमारा फर्स्ट फीचर था हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। नाउ पब्लिक सेक्टर पे हम हैवीली डिपेंड कर रहे थे, हैवीली रिलायंस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर जो पावर था वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता या डिपेंडेंस अगर प्राइवेट सेक्टर पे होती तो उनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। बट क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा डूबी हुई थी तो हमें उसे पॉवर्टी से बाहर निकालना था, लोगों को एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवानी थी। सो वो कैसे पॉसिबल था? वो पॉसिबल था थ्रू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का क्या मोटिव होता है? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस या सोशल इक्वालिटी। इक्वालिटी इनका मोटिव होता है। सो हम किस पे डिपेंड कर रहे थे? हम डिपेंड कर रहे थे पब्लिक सेक्टर पे। नाउ क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड कर रहे थे तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जो 1956 में बनाई गई थी, उसमें 17 इंडस्ट्रीज़ रिज़र्व की गई थी पब्लिक सेक्टर के लिए एंड 12 इंडस्ट्रीज़ रिज़र्व की गई थी प्राइवेट सेक्टर के लिए। नाउ ये जो इंडस्ट्रीज़ थी, 17 इंडस्ट्रीज़ क्यों सेटअप की गई थी? ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का वो अचीव हो सके। नाउ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बट हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी मेंबर हैं सोसाइटी के
उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ नरिशमेंट एक्सेट्रा। जो भी हमारे मेंबर है सोसाइटी के, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा जब हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करेंगे, ताकि वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या मोटिव हो, सोशल वेलफेयर उनका मोटिव हो। इसीलिए हम हेविली रिलायंस करते थे पब्लिक सेक्टर पे। नाउ हमारा सेकंड पॉइंट है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नाउ रेगुलेटेड डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो रेगुलरली हो रहा है, उस पर चेक किया जाता था कि जो रेगुलेशंस है, जो भी पॉलिसीज़ है, वो सही से काम कर रही है या नहीं। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नाउ प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेटेड डेवलपमेंट क्यों किया जाता था, अब हम वो बात करेंगे। 1948 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वो विदाउट लाइसेंस और विदाउट रजिस्ट्रेशन सेटअप नहीं कर सकता। यानी प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोगों को, अगर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट होता था एंड पब्लिक सेक्टर में सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा मोटिव था, ज़्यादा ध्यान देते थे। अगर प्राइवेट सेक्टर में किसी को इंडस्ट्री सेटअप करनी है, किसी का मोटिव है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करना है, तो उसके लिए उसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था एंड उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। नाउ ये क्यों किया गया था? ताकि ये जो मोनोपोलीज थी, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली होता है कि एक कमोडिटी या एक सर्विस की सप्लाई को कंट्रोल करना या कोई भी ट्रेड को कंट्रोल करना। मतलब कि अगर प्राइवेट सेक्टर के पास ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर आ जाएगा, मतलब कुछ लोगों के पास ही सिर्फ पावर होगा, तो वो कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को। इसीलिए ये जो पावर का मिसयूज़ करना था, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़। कब बनाया? 1969 में। एंड ये क्यों बनाया गया? ताकि ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर होती है जिससे प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हमारी जो सप्लाई है उसको रोक देते हैं, या हमारा जो ट्रेड है उसको रोक देते हैं, ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में, XYZ जो भी है, उसके लिए रेगुलेटेड डेवलपमेंट होता था। मतलब कि रेगुलरली उन पे ध्यान रखा जाता था, उन पे चेक किया जाता था कि वो कोई ऐसी प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा जो सोशल वेलफेयर का मोटिव है वो रुक जाए। ये दो हमारे फीचर्स क्या क्या थे? हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नाउ हमारा थर्ड फीचर है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नाउ हम सेकेंड पॉइंट में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि गवर्नमेंट कैसे रेगुलेशन करती थी, थ्रू MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उन पे रेगुलेटेड चेक किया जाता था कि ऐसी कोई प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हो। प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन किस चीज़ से करते थे वो लोग? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाती थी फ्रॉम कंपटीशन। अगर कोई भी कंपटीशन है मार्केट में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो जल्दी गायब हो जाएंगे। उनको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी ना। उनको प्रोटेक्शन कैसे ऑफर की गई? फर्स्टली उनके लिए सेवरल एरियाज़ जो हैं वो रिज़र्व कर दिए गए थे कि यहाँ इन एरियाज़ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही सेटअप हो सकती हैं। सेकंड, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर दिए गए थे, मतलब बैंक और डेवलप कर दी गई थी ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की नीड को वो फुलफ़िल कर सके। एंड थर्ड, सेवरल बोर्ड्स लाइक हैंडलूम बोर्ड्स और वी कैन से सिल्क बोर्ड, ये सब बोर्ड सेटअप किए गए थे ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सके। इसीलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन की गई थी फ्रॉम कंपटीशन। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। नाउ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होता है कि ओवरऑल प्लान का ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि प्लान को अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ हमारा ओवरऑल प्लान क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ था एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस का काम करती थी। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस या उसका एक और नाम है यूनिवर्सल इंटरमीडियरीज। ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती थी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील।
इन सारी इंडस्ट्रीज़ को हम स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज़ बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो भी असेंशियल इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होता था हैवी इंडस्ट्री में, वो कौन फुलफ़िल करता था? वो ये तीनों इंडस्ट्रीज़ फुलफ़िल करती थी। प्लस कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती है पावर के बिना, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, प्लांट एंड मशीनरी के बिना, यानी इंजीनियरिंग गुड्स, एंड आयरन एंड स्टील के बिना। सो ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की इंडस्ट्रीज़ क्यों थी? स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्यों था हमारे लिए? क्योंकि हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उनको डेवलप करने के लिए ये हमारी हेल्प करती थी। जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सप्लाई करती थी हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ को, प्लस हमारी जो ये इंडस्ट्रीज़ थी वो पावर, प्लांट एंड मशीनरी, आयरन एंड स्टील के बिना नहीं चल सकती थी। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ फीचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, इट वाज फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ हमें ये पता है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर द की डिटर्मिनेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट उस टाइम पे लोगों को ये इम्पोर्टेंस नहीं पता थी कि सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने से क्या इम्पोर्टेंस होती है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो गवर्नमेंट ने हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, एंड कुछ कैपिटल ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। नाउ कैपिटल ग्रांट्स क्या होता है? एक तरह से मनी डिस्काउंट होता है कि अगर आप इस जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रेट में पड़ेगा, एंड अगर आप सेविंग करोगे तो उस पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगी। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑफर्स किए थे ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। नाउ द नेक्स्ट फीचर वाज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। नाउ हमारी ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था फॉरेन कंपटीशन से। सो ये प्रोटेक्शन कैसे की गई? ये फॉरेन कंपटीशन से हमारी गवर्नमेंट ने कैसे प्रोटेक्शन की? हमारी गवर्नमेंट ने जो ट्रेड था दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज की गई इंपोर्ट करने पे। नाउ सिमिलरली मैं आपको एक अभी के टाइम का एग्जांपल देती हूँ। हमारी गवर्नमेंट कह रही थी कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइना ऐप्स, बट कुछ जो लोग थे जिनको इन ऐप्स से प्रॉफिट हो रहा था उन्होंने ये ऐप्स यूज़ करना नहीं छोड़ा। सो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने इन ऐप्स को बैन कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, हमारा जो मोटिव था, हम जो भी हमारा मोटिव है वो इससे सॉल्व होगा, या जो भी हमारा पर्पस है वो इससे सर्व होगा। सिमिलरली अगर हमें फॉरेन कंपटीशन से बचना है तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? उस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड को कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ना हो सके, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। नाउ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में उस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रहेगी, हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर पाएंगे, प्लस हम सेल्फ रिलायंट भी होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। नाउ फॉरेन कैपिटल को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया था एंड कैसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होते थे, फॉरेनर्स या दूसरी कंट्री के लोग जो भी डायरेक्टली हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, उसको रेगुलेट या कंट्रोल किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटेड एक्ट से, दैट इज फेरा। नाउ इसको क्यों कंट्रोल किया गया था, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया गया था? क्योंकि जब वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे तो वो यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते थे, एंड हमारे अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगे तो यानी हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे जो लोग हैं उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया था अदर कंट्रीज से या फिर अब्रॉड से, फॉरेन कंट्रीज से, ताकि अगर अब हम उनसे लोन ले लेंगे तो उनका पैसा हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई मनी नहीं है। एंड ये किस लिए किया गया था? ताकि उनका जो इन्फ्लुएंस है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे, उनका जो कंट्रोल है वो मिनिमाइज हो जाए, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। नाउ द लास्ट फीचर वाज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नाउ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होता है कि जो भी गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। एंड हमने सारे फीचर्स देखे, सब फीचर्स में हमने यही देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है, हैवी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। सो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़।
अब हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कितनी सक्सेसफुल थी या उसके अचीवमेंट्स क्या क्या थे। नाउ मूविंग ऑन टू द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। नाउ द फर्स्ट अचीवमेंट वाज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ कंट्री। नाउ अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। बट प्रायर टू प्लानिंग हमारी ये जो नेशनल इनकम थी वो इंक्रीज़ हो रही थी 0.5% से, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ रुक गई है एंड हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टैगनेंट इकोनॉमी है। बट आफ्टर द फर्स्ट प्लान हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई थी 4.6% से, जबकि हमारा टारगेट था 2.1%। नाउ आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम का इंक्रीमेंट ग्राफ क्या है। नाउ बिटवीन द सेकेंड एंड 10th प्लान हमारा जो टारगेट था वो 5% से इंक्रीज़ होना था, बट हमारा ये टारगेट अचीव हो पाया बिटवीन द 5th एंड 10th प्लान। इन द 11th प्लान हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ हुई थी 7.5% से, जबकि हमारा टारगेट था 9%। सिमिलरली हमने कुछ टारगेट्स अचीव नहीं किए नेशनल इनकम इंक्रीज़ करने में, कहीं कहीं पे हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए, बट हमारा जो ये स्टैग्नेशन का डेडलॉक था उसको एटलीस्ट हमने ब्रोक कर दिया एंड हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी। सो ये हमारे लिए अचीवमेंट था। नाउ द सेकेंड पॉइंट वाज इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है कि एक गिवन एरिया में जितनी पॉपुलेशन रहती है उसकी टोटल इनकम। ओके, सो पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीज़ देखा गया। नाउ ये जो इंक्रीज़ था प्लानिंग से पहले हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी उसमें इंक्रीमेंट बहुत लिमिटेड था। इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट प्लान था उसका इंक्रीमेंट रेट भी बहुत स्लो था, इट वाज ओनली 2.7%। बट उसके बाद जो इंक्रीमेंट देखा गया पर कैपिटा इनकम में इट वाज मार्केबल, अचीवेबल। 11th ईयर प्लान में हमारा जो पर कैपिटा इंक्रीमेंट था वो 6% से था एंड 12th ईयर प्लान में हमारा टारगेट था कि हम 5.3% से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो राइज़ हो सके। बट हमारी जो पर कैपिटा इनकम राइज़ हुई थी वो 5.7% से राइज़ हुई थी। नाउ इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई थी एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी थी वो अब पर हेड पहुंच रही है, मतलब जितनी पॉपुलेशन है सबको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है या फिर उनके लिए अवेलेबल है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उन सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है या उनमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रहा है। नो, इनकम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ जो गुड्स एंड सर्विसेज है अब वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आफ्टर द प्लानिंग ये भी देखा गया कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में बहुत राइज हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किए थे एंड कैपिटल ग्रांट्स ऑफर की थी फॉर इन्वेस्टमेंट। हमने ये देखा था कि हमारी जो सेविंग्स थी बिफोर प्लानिंग या फर्स्ट ईयर प्लान में हमारी जो सेविंग्स थी वो 9.5 थी, बट इन द 11th और वी कैन से 12th ईयर प्लान इट वाज 32.3%। सिमिलरली आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रही है जिसमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो 9.3% था एंड अभी जो हमारा 2015-16 में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 33.3% है। सो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हुए हैं एंड हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यानी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो रही है, जो कि हमारा मेन मोटिव है। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। ये जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में एक बहुत मेजर चेंज आया। फर्स्टली इंस्टीट्यूशनल चेंज यानी थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू कैसे चेंजेस आए, अब जो भी इंटरमीडियरीज थे वो अब नहीं रहेंगे बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर्स, यानी फार्मर्स को अब एक्स्ट्रा लगान नहीं देनी पड़ेगी। प्लस जो रेंट देनी पड़ती थी फार्मर्स को, क्योंकि अगर कोई ईयर में क्रॉप नहीं ग्रो हुआ है तो भी उन्हें रेंट देनी पड़ती थी, सो अब ये रेंट उनको नहीं देनी पड़ेगी, इसलिए मॉडरेशन एंड रेगुलेशन हुआ रेंट्स में। थर्ड, लैंड सीलिंग हुई थी, लैंड जब्त हो गई थी एंड
अब उनका वापस से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जो भी लैंड होल्डिंग्स हैं उनको अब रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बिटवीन द फार्मर्स। एंड लास्ट वाज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया गया जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स मीन्स जो भी छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए थे लैंड को, अब उसको एक कर दिया गया है ताकि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके एंड उसको अच्छे से यूज़ कर सके। सो इन चेंजेस की वजह से फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर करने का पैटर्न था उसमें बहुत चेंज आया एंड उनको बहुत कन्वीनियंट हुआ फार्मिंग करने में। एंड अब हम बात करेंगे टेक्निकल चेंज क्या आया। टेक्निकल चेंज कैसे आता है? थ्रू इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने की वजह से जो भी HVY सीड्स थी, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, अब वो अडॉप्ट की गई जिससे कि हायर प्रॉफिट्स होते थे, यानी कि जो आउटपुट लेवल था एंड जो प्रोडक्टिविटी लेवल थी वो अब इंक्रीज़ हो गई थी न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने से। एंड ये हमें कैसे पता चला कि इम्प्रूव हो गई थी? क्योंकि हम इन 5 ईयर प्लान्स के टाइम पे ड्यूरिंग दिस प्लानिंग पीरियड हम फूड ग्रेन में, हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, विच इज़ द हॉलमार्क कि हमने अचीव कर लिया है। हमारी टेक्नोलॉजी की चेंज की और लैंड रिफॉर्म की चेंज की वजह से हमें ये मेजर चेंज आया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। प्लानिंग से पहले हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी के लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी नहीं। बट ड्यूरिंग दिस प्लानिंग पीरियड और वी कैन से 5 ईयर प्लान्स की वजह से हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन नोटिस किया गया। हमारी जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी या कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी जैसे आयरन एंड स्टील, मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जो इंडस्ट्रीज़ थी इनमें ग्रोथ हुई, इनको एक बहुत बिग पुश मिला एंड डाइवर्सिफिकेशन मिला। एंड हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 11th ईयर प्लान में 7.2% थी। प्लस हमारी जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी वो भी ग्रो हो रही थी जिससे कि हमारा जो लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है वो अचीव हुआ, जो भी हमारे टारगेट्स थे वो अचीव हुए। एंड अब इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप है। सो ऑब्वियसली ये ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेट करती है। सो ये हमारे लिए अचीवमेंट था। नाउ द नेक्स्ट अचीवमेंट वाज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन कैपेसिटी, इरिगेशन फैसिलिटीज़, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नाउ हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली राइज हुआ, ये नोटिस किया गया था ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, हमारे जो इंडियन रेलवेज़ है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवेज नेटवर्क्स बना। हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी इन 1950 इट वाज 2300 मेगावाट एंड इट इंक्रीज टू 3,30,861 इन 2017। सो ये बहुत मेजर चेंज है। प्लस हमारा जो IT सेक्टर था उसमें एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ आई। हमारा जो इंडिया था वो ग्लोबल प्लेयर बन गया था इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो हम देख सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना राइज हुआ है, जिससे कि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो या एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन किस में कंसिडर आर द पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंक्रीज़ हुआ। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हमारी जो डेथ रेट थी वो 6.4 पर 1000 हो गई थी, जबकि प्लानिंग से पहले इन 1950 इट वाज 27 पर 1000। प्लस हमारी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो 1950 में 32 ईयर्स थी। हमने पहले की वीडियो लेक्चर्स में भी बात की है इस बारे में। इट वाज ओनली 32 ईयर्स। नाउ अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है? 68.3 ईयर्स तक कोई भी इंसान एटलीस्ट वो लिव करेगा। सो इट वाज ऑल्सो अ मेजर चेंज। प्लस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, उसमें भी चेंज आया। कैसे? हमारे जो स्कूल जाने वाले लोग हैं अब वो 3 गुना बढ़ गए हैं, जो नंबर है वो 3 टाइम्स से इंक्रीज़ हो गया है। एंड हमारे जो कॉलेज जाने वाले लोग हैं वो 5 टाइम्स से इंक्रीज़ हो गए हैं
एज़ कम्पेयर टू 1950 से अब अगर चेंज देखें तो सबको एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है. सो इट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट फॉर अस. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ एम्प्लॉयमेंट. सीरियस एफर्ट्स किए गए ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए. एंड हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि हमने ये देखा था 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लॉन्च की थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके. एंड ड्यूरिंग द 11th ईयर प्लान हमने ये देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8.3 हो गई इन 2004 एंड 5 और ये और भी डाउन चली गई इन 2016 एंड 17 बाय 5.6%. एंड नाउ 12th ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट ने एक टारगेट फिक्स कर दिया कि 50 मिलियन पीपल को हमें एम्प्लॉयमेंट देनी ही देनी है ताकि एटलीस्ट वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके एंड क्वालिटी लाइफ लिव कर सके. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इन द अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी जो ट्रेड की वैल्यू थी एंड जो वॉल्यूम थी उसमें बहुत चेंज देखा गया. हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की वैल्यू बिफोर 1950 इट वॉज 792 करोड़ रुपीज़. बट इन 2016 एंड 17 ये देखा गया कि इस वैल्यू में बहुत इंक्रीमेंट हुआ है. इट वॉज बाय 40,31,719 करोड़ रुपीज़. एंड हमारा जो कॉम्पोजिशन था इंटरनेशनल ट्रेड का वो भी चेंज हुआ. कॉम्पोजिशन मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. हम पहले एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स का यानी कि इनपुट्स का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए रिक्वायर्ड थे एंड फिनिश गुड्स का इंपोर्ट करते थे. बट ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें पूरा रिवर्स चेंज आ गया एंड अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एंड वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स का जिससे कि हमारा जो इंडिया है अब वो इमर्जिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन गया है. सो ये थे हमारे अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जिसमें हमने ये देखा कि हमारी ग्रोथ रेट में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया प्लस हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज भी आया. प्लस हमने ये भी देखा कि जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सभी सेक्टर्स में नोटिस की गई यानी कि हमने ये जो प्लानिंग की थी वो हमारे लिए बेनिफिशियल थी. एंड हमारी ये जो प्लानिंग थी हमारी ये जो ग्रोथ थी ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट होती है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी. प्लस ये जो अचीवमेंट्स थी ऑब्वियसली इसके कुछ डार्क स्पॉट्स भी थे. ये जो प्लानिंग थी इसके कुछ फेलियर्स भी थे. नाउ ये जो डार्क स्पॉट्स थे इनको हम बोलते हैं कि फेलियर्स ऑफ प्लानिंग. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी इसके फेलियर्स क्या क्या थे. So moving on to the failure of economic planning, the first failure was abject poverty. Now abject का यहाँ पे meaning है something which is of maximum degree या something which is very bad. So हमारी जो poverty है वो maximum पहुँच गई थी during the economic planning जबकि हमारा motive क्या था हमारी central planning क्या थी elevation of poverty. But what happened was the reverse of the situation. नाउ हमारे जो ऑलमोस्ट 22% लोग थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे मतलब कि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिल रही थी. फूड क्लोथिंग शेल्टर ये सब उन तक पहुंच भी नहीं पा रहा था. एंड जो बाकी की 50% पॉपुलेशन थी वो एब्सोल्युटली पुअर ज़िंदगी जी रही थी. सो अगेन दिस इज़ अ फेलियर फॉर अस क्योंकि हम तो पॉवर्टी रिमूव करना चाहते थे. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ हमने इतने प्लान्स बनाए बट कोई भी प्लान ऐसा नहीं था जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को टैकल कर सके. हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई पहुंच गया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइसेस. अब प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोगों के पास जो मनी है उसकी परचेजिंग वैल्यू कम हो जाएगी जिस वजह से लोगों की जो इनकम थी वो इरेज होना स्टार्ट हो गई, उड़ना स्टार्ट हो गई, ख़त्म होना स्टार्ट हो गई. सो ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि हमने उनको मोटिवेट किया था कि सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें. अब उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ को परचेज करने के लिए भी इनकम नहीं है. सो अगेन दिस इज़ अ फेलियर फॉर अस. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. नाउ इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, इतने सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए, स्टिल
हमने ये देखा कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान 53 लाख पीपल वर अनएम्प्लॉयड एंड बाय द एंड ऑफ 11th ईयर प्लान ऑलमोस्ट 4 करोड़ पीपल वर अनएम्प्लॉयड। सो ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए सोशली डिस्टर्बिंग है, ये हमारे लिए थ्रेटनिंग की सिचुएशन है हमारे पेस ऑफ ग्रोथ के लिए, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करने के बाद, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ स्कूल, कॉलेजेस, पावर, डैम, ब्रिजेस, इतनी सारी चीज़ें हमने डेवलप की बट दे आर इनएडिक्वेट। जो स्कूल कॉलेजेस है उनकी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही है, बिल्डिंग तो खड़ी कर दी है बट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। प्लस जो रोड्स है वो इनएडिक्वेट है एंड शॉर्टेज ऑफ पावर तो हमारे लिए हमेशा से ही एक प्रॉब्लम रही है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बिसाइड सो मैनी ईयर्स ऑफ प्लानिंग हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है। नाउ द लास्ट पॉइंट इन द इकोनॉमिक फेलियर इज skewed distribution. Now skewed distribution होता है there is a sudden change in direction or position of the distribution. Now economic and social equalities was one of the objective of our planning, but ये हमारे लिए एक failure हो गया हमारी economic planning का, क्योंकि हमारी economic और social inequalities इतनी बढ़ गई कि हमारी गवर्नमेंट को जॉब के लिए रिजर्वेशन ऑफर करना पड़ा टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दैट कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा इवन हो सके। सो अगेन दिस इज़ अ फेलियर फॉर अस। नाउ ये फेलियर्स क्यों हुए थे? क्योंकि हमने प्लान्स तो सेटअप कर लिए, हमने टारगेट तो बना लिए थे, बट उन टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट कम था एंड कभी कभार जो ये फॉर्मेलिटीज़ होती थी कुछ प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इतनी ज़्यादा होती थी कि इस वजह से हमारे प्लान्स फेल हो जाते थे। सो आफ्टर 1990 यानी कि 1991 में हमारी ये जो पॉलिसी है उसने यू टर्न लिया ताकि हमारा जो ये मार्केट है उसमें ग्रोथ हो सके, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। एंड इस यू टर्न का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें ये जो पॉलिसीज़ है, ये जो प्रोग्राम्स है, जो टारगेट्स अचीव करने के लिए सेट किए गए थे उनको वापस से रीडिफाइन किया गया। सो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसको हम सेपरेटली एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।